हेलो एवरीवन। आइए आज हम फिर से कंट्रैक्ट एक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज पूरे कंट्रैक्ट एक्ट से कहीं से भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे और आपको आंसर देना है। तो आज आपका रियल टेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर। किस ईयर इनैक्ट हुआ था इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट? बहुत ही आसान है, इसका आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी को पता है किस ईयर इनैक्ट हुआ था। 1872। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, सभी को पता है ना। ओके, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 इज। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में एग्रीमेंट जब होता है तो क्या होता है? वैलिड, वर्डेबल, वर्ड, इन्फोर्सिएबल। बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर दे दिया। कोई एग्रीमेंट अगर ट्रेड को रिस्ट्रेंट करेगा तो वो वर्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑफर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A इज। ऑफर का जो डिफिनीसन है वो इसमें इनमें से कौन सा है? पहला दिया है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्या ये ऑफर है? दूसरा है सजेशन बाई वन पर्सन टू अनदर। तीसरा है विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर देयर टू। नन ऑफ द अबव। बताइए इनमें से कौन सा ऑफर का डेफिनीशन एज पर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट है? बहुत बढ़िया, कई लोगों को सही आंसर पता है। ऑफर इनमें से कौन सा है? सी, willingness to do or abstain from doing an act in order to obtain the assent of other thereto। इसी को ऑफर, ऐसे ही ऑफर डिफाइंड है सेक्शन 2A में, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट कंटिजेंट कंट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर। कंटिजेंट कंट्रैक्ट कहाँ डिफाइंड है, किस सेक्शन में डिफाइंड है? मैंने बताया था आप लोगों को कि कंटिजेंट कंट्रैक्ट में फर्स्ट और लास्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सेक्शन 31 और सेक्शन 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए डेफिनीशन कहाँ है? बिल्कुल सही, 31 जो पहला ही सेक्शन है कंटिजेंट कंट्रैक्ट का, उसी में डिफाइन किया गया कंटिजेंट कंट्रैक्ट का। ठीक है, तो आंसर हो गया बी, सभी ने सही दिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन। दो या दो से ज़्यादा पर्सन कब बोला जाएगा कि उन्होंने कंसेंट दिया है? कब? when they agree upon the same thing, when they agree upon the same thing in the same sense, they agree upon the same thing in the same sense at a given location। देखिए बताइए, बहुत ही आसान है, मैंने आप लोग को मैगजीन बताया था, उसी मैगजीन का ये मतलब लिखा हुआ है। ये कंसेंट कब कही जाती है? कौन सा मैगजीन था? कंसेंसस एड आइडम। उसका मतलब होता है एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो बिल्कुल सही, सभी ने करेक्ट आंसर यही बता दिया। इसका सी करेक्ट हो गया, मतलब उनको एग्री होना चाहिए सेम थिंग पर इन द सेम सेंस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज। मैरिज के रेस्ट्रेंट में कोई एग्रीमेंट होता है तो क्या होगा? अदर देन माइनर, सभी को पता है, बहुत ही आसान है, वर्ड हो जाएगा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए पर्सन अपॉइंटेड बाई एन एजेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज। चलिए इसका आंसर दीजिए। एक ऐसा पर्सन जो कि एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, लेकिन किसके अथॉरिटी में? प्रिंसिपल के अथॉरिटी में, उसको क्या कहेंगे? उसको सब एजेंट कहेंगे या सब्सटीट्यूटेड एजेंट कहेंगे, मर्केंटाइल एजेंट कहेंगे या स्पेशल एजेंट कहेंगे? चलिए बताइए, मैंने आप लोगों को सब एजेंट में, सब्सटीट्यूटेड एजेंट में क्लियरली डिफरेंस बताया हुआ था, ये दोनों कैसे अलग हैं। देखिए कई लोग सही आंसर दे रहे हैं, इसे कहेंगे सब्सटीट्यूटेड एजेंट। सब्सटीट्यूटेड एजेंट के लिए सब एजेंट लायबल नहीं होता है, वो उसकी डायरेक्ट लायबिलिटी किसके लिए होती है? प्रिंसिपल के लिए। तो ऐसा पर्सन जो एजेंट ने अपॉइंट तो किया है, उसने सजेस्ट तो किया है, बट किसके अथॉरिटी में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है? प्रिंसिपल का अथॉरिटी में, उससे सब्सटीट्यूटेड एजेंट कहते हैं। जल्दी से लिखिए, किस सेक्शन में सब्सटीट्यूटेड एजेंट है? कंट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में सब्सटीट्यूटेड एजेंट है? आप लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हो गया, वैलिड कंट्रैक्ट्स आर मेड बाय फ्री कंसेंट, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टी, हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बहुत ही आसान है, आप सबको पता है कि वैलिड कंट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए? वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी भी होने चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी सभी के सभी सही हैं। आप सब ने करेक्ट आंसर दिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हो गया, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट।
कंट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्ट दिया हुआ है? मैंने बताया था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्ट का जो सेक्शन है वो कई बार पूछा गया है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए बताइए, इसका सभी ने सही आंसर देने भी लगे। ये सेक्शन 56 में है। और बताइए फ्रस्ट्रेशन जो कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से डील करता है, 56 के फर्स्ट पार्ट में है या सेकेंड पार्ट से है? एक पार्ट डील करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्ट किस पार्ट में है 56 के, पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में? चलिए इसका भी आंसर दे दीजिए आप लोग। इसका तो आंसर हो गया 56C। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया द टर्म कंसेंसस एड आइडम मीन्स। इस टर्म का क्या मतलब है? कंसेंसस एड आइडम का मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, आप सबको लाइव सेशन में भी बताया था। इसका मतलब क्या होता है? देखिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं सही सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसका मतलब होता है टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम थिंग पे सेम सेंस में समझने को ही कंसेंसस एड आइडम कहते हैं, मतलब कहा जाता है कंसेंट बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी हो गया। नेक्स्ट हो गया कंट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो लाइफ इंश्योरेंस का कंट्रैक्ट होता है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, क्या लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के परव्यू में आता है कि नहीं आता है? कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी है दूसरा ऑप्शन, तीसरा कंटिजेंट कंट्रैक्ट, नन ऑफ द अबव। तो बताइए लाइफ इंश्योरेंस कंट्रैक्ट जो है वो क्या है? बहुत बढ़िया, कई लोगों को पता है इसका भी आंसर। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंट्रैक्ट जो है वो एक तरह का कंटिजेंट कंट्रैक्ट है। सेक्शन 31 में कंटिजेंट कंट्रैक्ट डिफाइंड है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंट्रैक्ट इसके एम्बिट में फॉल करता है, ना कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो गलती से भी कोई कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं टिक मार देगा। क्या आंसर हो जाएगा? कंटिजेंट कंट्रैक्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द कंट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन में प्रोसीड। कंसिडरेशन प्रोसीड कर सकता है फ्रॉम द प्रोमिसी की तरफ से, फ्रॉम ए पर्सन अदर देन द प्रोमिसी, किसी दूसरे पर्सन की तरफ से जो अदर देन प्रोमिसी हो। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। चलिए इसका आंसर बताइए आप। बहुत ही आसान है, मैंने कई बार बताया है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, सो इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और फ्रॉम ए पर्सन अदर देन द प्रोमिसी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, सी हो जाएगा यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मेरिट मीन्स। इस टर्म का क्या मतलब है? इस मैगजीन का क्या मतलब है क्वांटम मेरिट? देखिए इसका मतलब होता है, जो नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या? प्रोपोर्शनल अर्निंग, प्रोपोर्शनल अर्निंग को कहते हैं, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर इज। देखिए एक नोटिस को पब्लिश करना जिससे टेंडर इनवाइट किया गया है, इसको क्या कहते हैं? क्या ये मियर प्रपोजल है या नोटिस इनवाइटिंग प्रपोजल है या प्रॉमिस है या एग्रीमेंट है? देखिए बहुत आसान है, इसका आप लोग आंसर कीजिए। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर वो क्या है? देखिए ये नोटिस इनवाइटिंग प्रपोजल हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट इफ एनी ऑफ देम इज। कौन कौन सा रीज़न है इनकॉम्पिटेंसी के लिए? माइनॉरिटी है क्या? बिल्कुल है। इंसैनिटी है क्या? वो भी है। डिक्लेयर्ड अनक्वालिफाइड वो भी है, बिल्कुल है। यानी ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान, सभी ने सही आंसर दिया, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सारे के सारे ही इनकॉम्पिटेंसी है टू इंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द कंसेंट गिवन विल बी कंसीडर्ड टू बी वैलिड कंसेंट इफ देयर इज। कंसेंट को वैलिड कंसेंट कब माना जाएगा? जब वो कोर्सन से हो, क्या अंडर इन्फ्लुएंस से हो, फ्री कंसेंट हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हो। ये तो बहुत ही आसान हो गया। कंसेंट वैलिड कंसेंट तब होगा जब वो फ्री हो, फ्री कंसेंट। वो इट शुड नाइदर बिकॉज बाई कोर्सन नॉट बाई अंडर इन्फ्लुएंस नॉट बाई मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वो फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड अनलेस। मैंने ये भी बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड का कंटेंट में ये इंपॉर्टेंट है। मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है अनलेस, कब तक? when there is a duty to speak, when the silence is deceptive, when there is a change in the circumstance to be brought to the notice of other party। देखिए चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग।
देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर ड्यूटी टू स्पीक है तो आपको बोलना पड़ेगा, और मियर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीक है तो भी बोलना पड़ता है। देखिए अगर बी जो दिया है साइलेंस इज रिसेप्टिव, अगर आपका चुप रहना डिसेप्टिव नेचर का है तो आपको बोलना पड़ता है। और तीसरा जो दिया है देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टांस टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पार्टी, सर्कमस्टांस में कुछ ऐसे चेंज आ गए हैं कि वो अदर पार्टी के नोटिस में लाना बहुत ज़रूरी है, तो इन सारे केसेस में आपको बोलना पड़ेगा। आपका साइलेंस जो होगा वो फ्रॉड मान लिया जाएगा, और अगर ये सब सर्कमस्टांसेस नहीं है तो मियर साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताइए ये किस चीज़ का डेफिनेशन है, किस चीज़ का डेफिनेशन है और किस सेक्शन में है। एग्रीमेंट का डेफिनेशन है बट किस सेक्शन में है। बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर दे दिया कि सेक्शन में है 2E में, सेक्शन 2E, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर। देखिए इसका कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था, और इस पे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है पूरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और डैमेजेस के कंसेप्ट से रिलेटेड। बोल रहा है कि द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर, कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच होता है उसके लिए जो रेमेडीज दी जाती है वो किस नेचर का होता है। क्या वो प्यूनिटिव डैमेज होता है, क्या वो नॉमिनल डैमेज होता है, क्या वो कंपेंसेटरी डैमेज होता है, या एग्जेम्पलरी डैमेज होता है। देखिए मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि जो डैमेजेस का कंसेप्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या पूरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉज वो कैसा होता है, वो कंपेंसेटरी नेचर का होता है, ना कि वो प्यूनिटिव नेचर का होता है। पनिश करने के लिए नहीं डैमेजेस इम्पोज किए जाते हैं, वो जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए इम्पोज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कई लोगों ने सही आंसर दिया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपनसेटरी डैमेजेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट अमाउंट्स टू, एक प्रॉमिस किया गया है बट कोई इंटेंशन नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे प्रॉमिस को क्या कहेंगे, कोअर्सन कहेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो अगर कोई प्रॉमिस किया जाता है और कोई इंटेंशन नहीं होता है परफॉर्म करने के लिए, यानी डेलिबरेटली एक फॉल्स प्रॉमिस किया गया है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो ऐसे को फ्रॉड कहते हैं। कई लोगों ने सही आंसर दे दिया, फ्रॉड होता है, फ्रॉड, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, मेजोरिटी का एज क्या है, हम लोगों ने पिछले MCQ सेशन में भी इसको बताया था और हम लोगों ने इसको डील किया था 18 ईयर्स, बहुत ही आसान है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मेजोरिटी 18 ईयर्स है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है कैसे, बाई द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस करके, बाई फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन होने के बाद, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉट बी। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, कई लोग सही आंसर दे रहे हैं, दोनों ही, ए और बी दोनों ही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, परफॉर्मेंस के बाद भी डिस्चार्ज हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन के बाद भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया फिर भी, यानी सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर, इनमें से कौन सा एक वैलिड ऑफर है। पहला दिया अ बिड एट एन ऑक्शन सेल, फिर है बैंकर्स कैटलॉग ऑफ चार्जेस, फिर है मेन्यू कार्ड एट ए रेस्टोरेंट, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा एक ऑफर है, बताइए। देखिए ये जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। कई लोगों ने लिखा भी है अ बिड एट एन ऑक्शन सेल, ये है ऑफर, ऑक्शन सेल में बिड करना, ये ऑफर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोएशन, नोएशन का मतलब क्या होगा, रिसाइंडिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अल्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सब्सटीट्यूटिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए न्यू वन। बताइए नोएशन का असली मतलब क्या है इसमें से। देखिए नोवेशन का मतलब होता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे न्यू को सब्सटीट्यूट कर देना, यानी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सब्सटीट्यूटिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए न्यू वन, यही होता है नोवेशन। रिसाइंडिंग अलग चीज़ हो गया, अल्ट्रेशन भी अलग चीज़ हो गया, और चेंज इन प्रोविज़न वो तो अल्ट्रेशन ही हो गया, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड मस्ट, देखिए एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए वो क्या होना चाहिए, ये भी मैंने आप लोग को लिखवाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट में कि ये आपको याद रखना है। चलिए सबसे पहले ये बता दीजिए ये किस सेक्शन में है, ये एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड या जो भी होनी चाहिए किस सेक्शन में है।
ओके, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको कई बार बोला था कि ये दोनों टर्म याद होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इन फॉर्मेशन ऑफ कंट्रैक्ट इज। कंट्रैक्ट के फॉर्मेशन में करेक्ट सीक्वेंस इनमें से कौन सा है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ऑफर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब ऑफर हो गया तो ऑफर को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस। अब कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन भी होगा तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, डी जो है वही करेक्ट है, क्योंकि सी में एग्रीमेंट पहले बना दिया है, और बी में कंसिडरेशन पहले ला दिया है ऑफर के, और ए में ऑफर कंसिडरेशन, उसमें भी कंसिडरेशन पहले एक्सेप्टेंस के ला दिया है। तो डी इज द ओनली करेक्ट आंसर, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 25 इज, मतलब अंडर सेक्शन 25 ऐसा कंट्रैक्ट जो बिना कंसिडरेशन को, वो कैसा हो जाता है कंट्रैक्ट, वैलिड, वाइडेबल, वाइड, इलीगल। बहुत ही आसान है, सभी लोग को पता है, सभी लोग से आंसर दे दिए इसका। एक कंट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन का वर्ड हो जाता है, वर्ड, सी हो जाएगा, वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंट्रैक्ट विद और बाय ए माइनर इज अ, एक माइनर के साथ किया हुआ कंट्रैक्ट या माइनर द्वारा किया हुआ कंट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड, वाइड, वाइडेबल, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ आइदर पार्टी। देखिए, माइनर के साथ किया हुआ कंट्रैक्ट या माइनर के द्वारा किया हुआ कंट्रैक्ट दोनों ही वर्ड हो जाएगा, वर्ड कंट्रैक्ट, वो भी वर्ड ऑफ इनिशियो होता है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, यानी पास्ट कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बिल्कुल सही। ये भी सभी आप लोग को पता है कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही हो सकता है, तो करेक्ट आंसर बी ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एन ऑफर मस्ट नॉट बी, ऑफर कैसा नहीं होना चाहिए, जनरल, स्पेसिफिक, इनकैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, पॉसिबल। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, कई लोग इसका सही आंसर दे दिए। क्या हो जाएगा, एन ऑफर मस्ट नॉट बी इनकैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा ऑफर कैसे वैलिड ऑफर हो सकता है जो कम्युनिकेट होने के लिए इनकैपेबल है। ऑफर कम्युनिकेट होने के लिए कैपेबल होना चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट हो, फिर लोग उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन ऐसा ऑफर जो कम्युनिकेट ही नहीं हो सकता है वो वैलिड ऑफर नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट मीन्स। देखिए, रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जब सेक्शन 75 बताया था मैंने, तो बताया था कि जो राइटफुल, मतलब पार्टीज राइटफुली रिसाइडिंग कंट्रैक्ट कैन क्लेम डैमेजेस, मतलब कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। उस समय भी मैंने आपको रिसीजन का मतलब यानी रिसाइन करने का मतलब बताया था। ये होता है कैंसिल करना, कैंसिलेशन ऑफ कंट्रैक्ट कहते हैं रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्विड प्रो क्वो मीन्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को भी नहीं पता है इसका मतलब तो आप लोग पक्का नोट कर लीजिए, ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, क्विड प्रो क्वो का मतलब जानना। और बहुत ही आसान है, कई लोगों को पता है क्विड प्रो क्वो किसे कहते हैं। इसको कहते हैं समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में मिलने को, कुछ समथिंग इन रिटर्न को ही कहते हैं क्विड प्रो क्वो। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसको भी नहीं पता है नोट कर ले, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन। देखिए, कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ डिफाइंड है, किस सेक्शन में डिफाइंड है। बहुत ही आसान है, दो सेक्शन तो हैं ही इंडेमनिटी में, 124 और 125। तो 124 में ही तो डिफिनीशन है इंडेमनिटी का, इंडेमनिटी होल्डर का और इंडेमनीफायर का, तो 124 हो गया सेक्शन 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंस कंट्रैक्ट इन सेक्शन, कंट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो ये तो आप सभी को पता है कि सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म कंट्रैक्ट, 2H हो गया, डी। देखिए, क्वेश्चन आ गया बहुत बढ़िया, उबेरी में फीडे मीन्स। इस मैगजीम का मतलब भी मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में बताया था, उबेरी में फीडे का क्या मतलब होता है। ये इंश्योरेंस लॉ के अंदर बहुत ही पॉपुलर मैगजीम है और पढ़ी जाती है, और इंश्योरेंस भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का भी मैगजीम है। उबेरी में फीडे का मतलब होता है ऑटमोस्ट गुड फेथ। बहुत बढ़िया, ऑटमोस्ट गुड फेथ यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, आप लोग जानते हो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, उसी को कहते हैं उबेरी में फीडा। बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, किस सेक्शन में अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया गया है? 16, 15, 23, नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान है, सभी लोगों को पता है अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 में। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट हैव बीन मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट, किस सेक्शन में अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की बात की गई है? और उसी सेक्शन में ये भी कहा गया है अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट रहता है तो एग्रीमेंट को क्या बना देता है? वर्ड बना देता है, वर्ड। चलिए इसका सही आंसर आप सबको पता है, क्या हो गया? सेक्शन 23 हो गया, सेक्शन 23। ओके, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट टू मर्डर ए पर्सन, एग्रीमेंट करना कि किसी पर्सन का मर्डर करेंगे, ये वर्ड हो जाएगा। आप सबको पता है, लास्ट टाइम भी आया हुआ था, वर्ड हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलमेंट इज डिफाइंड इन, बेलमेंट कहाँ डिफाइंड है? 138 में, 140 में, 148 में, 150 में, किस सेक्शन में बेलमेंट डिफाइंड है? देखिए, बेलमेंट सेक्शन 148 में डिफाइंड है, आप सभी को पता है, ये याद होना बहुत जरूरी है कि बेलमेंट कहाँ डिफाइंड है, प्लेज किस सेक्शन में डिफाइंड है। फर्स्ट सेक्शन याद होना बहुत जरूरी होता है। तो किस में डिफाइंड है? 148 में। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस कॉज्ड टू द बेली ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट्स इन द गुड्स बेल्ड बट अननोन टू हिम इन द केस ऑफ ए, किस तरह का बेलमेंट में? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, नन ऑफ द अबव। देखिए, ये नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में हो जाएगा। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ऐसा बेलमेंट जो कि ग्रेटिट्यूअसली मेड नहीं किया गया हुआ है, उस केस में रिस्पॉन्सिबल होगा बेलर। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द ब्रीच व्हेन अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो जाता है? जब पार्टी क्या कहता है? रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, डिसेबल्स हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप में से कई लोग सही आंसर दे दिए इसका। ब्रीच, डिस्चार्ज बाय ब्रीच इन सब में से, इन सभी कारण से हो जाता है। अगर कोई पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्मेंस से तो भी डिस्चार्ज हो गया बाय ब्रीच, अगर फेल्स टू परफॉर्म तो भी, और अगर खुद को डिसेबल कर लिया कि परफॉर्म करने के लिए इनकैपेबल बन गया वो, फिर भी इन सारे वे में डिस्चार्ज हो जाता है बाय ब्रीच। ऑल ऑफ द अबव हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन कंट्रैक्ट लॉ द टर्म प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट रिफर्स टू, प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रैक्टिंग पार्टीज, द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ए कंट्रैक्ट टू बी वैलिड। तीसरा है द रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिटन एग्रीमेंट फॉर सर्टेन कंट्रैक्ट। फोर्थ है द ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स इन ए कंट्रैक्ट। ये बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट। आपको पता है प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? सभी को पता है, स्ट्रेंजर्स कैन नॉट इन्फोर्स द कंट्रैक्ट, यानी इसका मतलब इसमें से कौन सा हो जाएगा? द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रैक्टिंग पार्टीज, यानी दो जो कंट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके लीगल रिलेशनशिप को डील करता है, उन्हीं की वो ही कंपिटेंट है कि कंट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वैलिड कंट्रैक्ट are made by free consent, are made by competent parties, have lawful consideration and lawful object, all of the above। देखिए, एक वैलिड कंट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? सब होनी चाहिए, वो फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, कंपिटेंट पार्टीज भी होनी चाहिए, ये सब लॉफुल भी होने चाहिए। डी हो गया करेक्ट आंसर, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज फॉरबिडन बाय लॉ, क्या लॉ द्वारा फॉरबिडन है? वैलिड कंट्रैक्ट फॉरबिडन है? बिल्कुल भी नहीं। इलीगल, हाँ फॉरबिडन है। वर्डेबल नहीं। अनइनफोर्सेबल नहीं। देखिए, इलीगल एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ कैसे एग्रीमेंट को फॉरबिड करेगा? जो इलीगल हो। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टू फॉर्म ए वैलिड कंट्रैक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट, एक वैलिड कंट्रैक्ट के लिए कितने पार्टीज होनी चाहिए? एटलीस्ट 2, 3, 4, 5। बहुत ही आसान है, इसका भी जवाब सभी को पता है, एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, 2 पार्टीज कम से कम होनी चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय, देखिए कंट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्या स्टेट क्रिएट करता है, स्टैट्यूट क्रिएट करता है, पार्टीज या कस्टमर यूजेज? चलिए आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए, कई लोग कंफ्यूज हो कि स्टैट्यूट आंसर नहीं लगा देगा इसका। पार्टीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि पार्टीज इंटर करते हैं कंट्रैक्ट में, वही डिसाइड करते हैं किस टर्म्स पे वे इंटर कर रहे हैं कंट्रैक्ट में। इसीलिए कंट्रैक्चुअल टर्म्स जो होते हैं
वो किसके डिस्क्रिप्शन पे होता है? पार्टीज़ के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि इंटर करते समय उन्हें कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए। तो राइट्स एंड ड्यूटी जो होते हैं कौन क्रिएट करता है? वही पार्टीज़ ही क्रिएट करते हैं, ना कि स्टैट्यूट और स्टेट। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, ए कंट्रैक्ट में बी विसिएटेड बाई, फ्रॉड से, मिस्टेक से, फ्रस्ट्रेशन से, अंडी इन्फ्लुएंस से। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले बनाया हुआ था। ये विसिएट कंट्रैक्ट कैसे होता है? इन सारे से ही विसिएट हो जाता है, ये सारे के सारे, फ्रॉड, मिस्टेक, फ्रस्ट्रेशन, अंडी इन्फ्लुएंस। तो हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन है, ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी, सी मैरिज डी, द एग्रीमेंट इज। देखिए ए एग्री करता है कि बी को पे करेगा मनी अगर बी सी से मैरी कर लेता है, लेकिन सी डी से एक्चुअली मैरी कर लेता है। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? क्या ये एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जा सकता है? देखिए ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। वर्ड हो गया, बिल्कुल सही, वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द लीगल प्रोपोजिशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा प्रोपोजिशन करेक्ट है? इट इज़ नेसेसरी फॉर ए कंट्रैक्ट टू बी वैलिड दैट द कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट। देखिए एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यानी ए तो नहीं होगा। बी में कह रहा है इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट। देखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा क्या, इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन रेंडर्स द कंट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। बिल्कुल भी नहीं, इन एडिक्वेसी से कोई मतलब नहीं है। एन एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन इज वर्ड। देखिए डी भी गलत है, यानी सही बस बी है, जो कि है इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट। कंसिडरेशन जो है वो इनएडिक्वेट भी हो सकता है, उससे एग्रीमेंट की वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। एसर्शन है, अ स्ट्रेंजर टू ए कंट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स द कंट्रैक्ट। देखिए सही दिया हुआ है, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट कि स्ट्रेंजर इन्फोर्स नहीं कर सकता है। रीजन दिया हुआ है, ही इज नॉट पार्टी टू कंट्रैक्ट एंड कैन नॉट टेक बेनिफिट। देखिए रीजन भी सही दिया हुआ है, क्योंकि वो पार्टी नहीं है तो वो कैसे इन्फोर्स कराकर बेनिफिट ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एसर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पॉइंट आउट विच ऑफ देम इज करेक्ट। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वर्ड। बिना कंसीडरेशन का एग्रीमेंट वर्ड होता है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, कंसीडरेशन शुड हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। ये भी सही है, कंसीडरेशन मस्ट हैव एटलीस्ट सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या है, कंसीडरेशन हैज़ टू बी एडिक्वेट। देखिए कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर द वैलिडिटी ऑफ द कंट्रैक्ट। सो ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ नास वर्सेज इनमैन द इशू वाज। क्या इशू था इस केस में? ये पहले भी आ चुका है, एमसीक्यू हम लोग इस पे बना चुके हैं। नास वर्सेज इनमैन रिलेटेड टू माइनर्स लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वर्ड। ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल नहीं है उसे वर्ड कहते हैं, ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इज वर्ड। देखिए वर्डेबल को वर्ड लिख दिया है, बी गलत हो गया। एन एग्रीमेंट विच इज लीगल मे बी वर्ड, डी हो जाएगा। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी इज वर्ड। देखिए डी में भी इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी क्या होता है? वर्डेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वर्ड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बेली मिक्सेज द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर। देखिए बेली क्या कर दिया, मिक्स कर दिया बेलर के सामान को अपने गुड्स के साथ बिना बेलर के कंसेंट के, देन क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ है, द बेली इज लायबल टू बियर द एक्सपेंसेस। बेली एक्सपेंसेस बियर करना होगा, जो भी सेपरेशन का एक्सपेंसेस होगा, और डैमेजेस देने पड़ेंगे। फिर कह रहा है, बेली इज लायबल टू कंपनसेट द बेलर फॉर द लॉस ऑफ गुड्स इफ द गुड्स आर इररिस्पॉन्सिबल बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर आप में से कई लोग बता रहे हैं सही, ए हो जाएगा कि बेली लायबल होगा कि वो बियर करे एक्सपेंसेस को, जो भी लगे एक्सपेंसेस सेपरेशन ऑफ गुड्स के लिए, और जो भी डैमेजेस एराइज होंगे तो वो भी देने पड़ेंगे। और क्यों? क्योंकि बेली ने बिना उसके कंसेंट के गुड्स को मिक्स कर दिया था। अगर कंसेंट से मिक्स होता तो अनदर केस हो गया, लेकिन बिना कंसेंट के मिक्स किया था बेलर के, इसलिए बेली की लायबिलिटी एराइज होगी। तो ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। देखिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर। देखिए प्रोपोजर के नॉलेज में आता है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, यानी प्रोपोजर के अगेंस्ट में, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, ये भी सही स्टेटमेंट है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का दिया हुआ है, ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ए प्रॉमिस बी ए जॉब इन गवर्नमेंट सर्विस एंड बी प्रॉमिसेस टू पे 10,000 फॉर इट, द एग्रीमेंट इज। देखिए ऐसा प्रॉमिसेस कि मैं तुमको नौकरी दिलवा दूंगा, ये वर्ड होता है, बहुत सही, सभी को पता है ऐसे प्रॉमिसेस वर्ड हो जाते हैं, तो ये वर्ड हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेल्स बी दैट ही विल पे हिम ₹1,000 व्हेन ही टर्न्स 30, इज दिस अ कंटिजेंट कंट्रैक्ट, क्या ये कंटिजेंट कंट्रैक्ट है। ए ने बी को क्या बोला कि जब वो 30 साल का हो जाएगा तो वो उसे 1,000 रुपये देगा, तो बताइए है कि नहीं। बिल्कुल सही, ये कंटिजेंट कंट्रैक्ट है, क्योंकि सच कंट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन अपॉन एन इवेंट। तो यस, द पेमेंट इज कंटिजेंट अपॉन द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, सो इट इज अ कंटिजेंट कंट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। बताइए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहाँ डिफाइंड है, किस सेक्शन में। बहुत बढ़िया, जिसको भी नहीं याद हो सारे डिफिनीशन याद कर ले कि किस सेक्शन में कौन सा डिफाइंड है, ये 2F में डिफाइंड है, 2F में, डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कंटिजेंट बिकम्स वाइड। देखिए कंटिजेंट कब वर्ड बन जाएगा, पहला दिया इफ द कंट्रैक्ट कंटेम्पलेट्स दैट हैपनिंग ऑफ द इवेंट विद इन अ सर्टेन टाइम एंड द इवेंट डज नॉट हैपन और इट्स हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। देखिए हैपनिंग इम्पॉसिबल हो गया तो वर्ड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बी हो गया, इफ द परफॉर्मेंस इज मेड टू डिपेंड अपॉन एन इवेंट विच इज ऑलरेडी इम्पॉसिबल, अगर ऑलरेडी इम्पॉसिबल है तो बिल्कुल भी वर्ड हो जाता है। थर्ड दिया, इफ द इवेंट कंटेम्पलेटेड डज नॉट हैपन, वो हैपन नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए, इसमें हो जाएगा इम्पॉसिबल वाले केस में, यानी ए में भी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा और बी में तो ऑलरेडी इम्पॉसिबल है, तो बोथ ए एंड बी अबव, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एग्रीज टू सेल ए हॉर्स वर्थ ₹1,000 फॉर ₹10, ए कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन। देखिए ए तैयार हो जाता है अपने घोड़े को बेचने के लिए 10 रुपया में, जिसका वर्थ कितना है 1,000, यानी 1,000 के घोड़े को 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसने जो कंसेंट दिया था वो फ्री कंसेंट था। हिज कंसेंट हैज़ नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी रीज़न, ये उसने फ्री कंसेंट दिया हुआ है। तो बताइए ऐसा कंसेंट से लिया हुआ कंट्रैक्ट क्या होगा। पहला दिया हुआ है ऑप्शन, द एग्रीमेंट इज ए कंट्रैक्ट ड्यू टू द एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन एडिक्वेट है तो कंट्रैक्ट जो होगा वैलिड हो जाएगा। देखिए एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। दूसरा है, द एग्रीमेंट इज नॉट अ कंट्रैक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन। और थर्ड दिया हुआ है, द एग्रीमेंट इज अ कंट्रैक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एग्रीमेंट कंट्रैक्ट होगा, फर्क नहीं पड़ता कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। कितनी बार ही डिस्कशन हो चुकी है कि एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज इमटेरियल, तो एग्रीमेंट कंट्रैक्ट हो जाएगा, वैलिड कंट्रैक्ट होगा, भले ही कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक सिंगर है, इंटर्स इनटू अ कंट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights एवरी वीक, हर वीक में 2 नाइट वो गाएगा ड्यूरिंग द फॉलोइंग 2 months, 2 महीने तक के लिए, एंड बी एग्रीज टू पे ₹100 फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस, हर नाइट के परफॉर्मेंस के लिए 1,000 उसको मिलेंगे। ऑन द 6th night, 6वें नाइट पे, ए विलफुली absents herself फ्रॉम द थिएटर, विलफुली उसने एब्सेंट कर दिया, मतलब जानबूझकर उसने एब्सेंट कर दिया, वो नहीं अटेंड की। फिर बोल रहा है, बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कंट्रैक्ट, बी हैज़ टू गिव नोटिस टू एंड द कंट्रैक्ट, बी कैन नॉट ब्रीच द कंट्रैक्ट इफ इट इज फ्रीडम टू टेक लीव, सो बी हैज़ टू रिटेन ए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी बी के पास अब लिबर्टी है कि वो कंट्रैक्ट को एंड कर सकता है, बी के पास लिबर्टी है, तो यहाँ बी के डिस्क्रिप्शन पे हो जाएगा ए, क्योंकि बी की कोई गलती नहीं है, ए ने यहाँ डिफ़ॉल्ट किया है तो बी राइटफुली डिसाइड कर सकता है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग केस ऑफ हार्वी वर्सेस फेसी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये केस किससे रिलेटेड है? तो बहुत ही पॉपुलर जजमेंट है। ये किससे रिलेटेड है? कई लोगों को पता होगा, ये इन्विटेशन टू ऑफर से रिलेटेड है। इन्विटेशन टू ऑफर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सर्टेन सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरी सी, जब बी सी से मैरी कर लेगा, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। देखिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी इन्फोर्सिएबल नहीं होता है, सभी को पता है, नॉट इन्फोर्सिएबल, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है, सही है? पहला दिया हुआ है माइनर्स कंट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। देखिए ये सेंटेंस सही नहीं है, मेजोरिटी अटेन करने के बाद कंट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता है माइनर्स कंट्रैक्ट को। दूसरा दिया हुआ है माइनर्स कंट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ये सही हो गया। तीसरा दिया हुआ है माइनर्स कंट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ज्वाइंटली बाई बोथ द पार्टीज टू द कंट्रैक्ट। देखिए ये भी सही नहीं है, रेटिफाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनर्स कंट्रैक्ट, माइनर नहीं लायबल होता है माइनर्स कंट्रैक्ट के अंदर, ये भी सही है, माइनर की लायबिलिटी नहीं होती है। फिर दिया हुआ है माइनर्स कंट्रैक्ट इज एन इनफोर्सिएबल कंट्रैक्ट। देखिए क्योंकि वो वर्ड होता है तो कैसे इनफोर्सिएबल हो जाएगा, यानी फिफ्थ भी गलत है। यानी सही कौन कौन मिला? एक सेकंड और फोर्थ। सेकंड जो था रेटिफाई नहीं हो सकता है, और फोर्थ माइनर की लायबिलिटी नहीं होती है। एक वर्ड कंट्रैक्ट में माइनर्स की लायबिलिटी कैसे हो सकती है? तो सेकंड एंड फोर्थ, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हो गया कोर्सन अंडर इंडियन लॉ इज ऑल्सो नोन एज। देखिए कोर्सन को क्या कहते हैं? ड्यूरेस, वर्डेबल एग्रीमेंट, वर्ड एग्रीमेंट, बोथ हैंड भी। देखिए बिल्कुल आसान है, कोर्सन को ड्यूरेस कहते हैं, जिसको नहीं पता वो नोट कर सकता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। देखिए सेक्शन 55 फ्रस्ट्रेशन है क्या? नहीं है। कौन सा सेक्शन है फ्रस्ट्रेशन? सेक्शन 56। देखिए 56 एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज है क्या? देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 56 रेस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, रेस्टेंट ऑफ मैरिज नहीं है, वो तो फ्रस्ट्रेशन है। 16 कंसेंट बाई कोर्सन है क्या? देखिए वो भी नहीं है। कोर्सन किस में है बताइए आप? 15 में है कि 16 में है? 16 में बिल्कुल भी नहीं है, 15 में है। फिर दिया है सेक्शन 29 एग्रीमेंट वर्ड फॉर अनसर्टेनिटी, ये सही है। अनसर्टेन एग्रीमेंट वर्ड होता है, ये सेक्शन 29 में, यानी करेक्टली मैच्ड यही है, सेक्शन 29, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेलमेंट मीन्स, बेलमेंट का क्या मतलब होता है? द गुड्स इज डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज टू बी स्पेसिफिकली रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द ऑर्डर ऑफ द बेलर। देखिए सही सेंटेंस लिखा हुआ है। दूसरा दिया द गुड्स डिलीवर्ड टू बी रिटर्न बाय वे ऑफ एन इक्विवेलेंट इन मनी। फिर दिया द गुड्स डिलीवर्ड टू बी रिटर्न बाय वे ऑफ एन इक्विवेलेंट इन अदर कमोडिटीज एंड ऑल ऑफ द अबव दिया है। बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? देखिए इसका सही आंसर बस ए है। कई लोगों को सही पता होगा, ए है बस सही, क्योंकि गुड्स डिलीवर्ड किए जाते हैं एक पर्सन से अदर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पज़। मैंने बताया भी था कुछ खास पर्पज़ के लिए डिलीवर होता है, और कैसे प्रॉपर्टी का? मूवेबल प्रॉपर्टी का, और बस पोजीशन का ट्रांसफर होता है, ना कि ओनरशिप का। और इस वादे के साथ कि उस पर्पज़ के फुलफिल होने के बाद या तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा या वो डिस्पोज कर दिया जाता है एज पर द विश ऑफ द बेलर, यानी ट्रांसफरर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए किसी फैक्ट को कंसील किया जाए वही एक्टिवली, मतलब डेलिब्रेट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ये क्या कहते हैं इसको फ्रॉड कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही आंसर है, फ्रॉड कहते हैं इसको, सी फ्रॉड। नेक्स्ट हो गया ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन, अपने बेटे को मनी दिया है। बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। देखिए पेरेंटल इन्फ्लुएंस का यूज करके वो पैसे ले रहा है। ए बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस, ए बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर ए ग्रेटर अमाउंट दैन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। देखिए ज़्यादा अमाउंट लेने के लिए ए एम्प्लॉइज, उसने क्या किया? जाहिर सी बात है, पहले ही पता चल रहा है इन्फ्लुएंस, कैसा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया उसने? अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का अनड्यू एडवांटेज ले लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट। इनमें से किस को क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरी नहीं होती है? देखिए बताइए, ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। मैंने बताया था आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन प्रिज्यूम कर लिया जाता है, और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो होना ही चाहिए कंसिडरेशन, एजेंसी में नहीं होता है। चलिए जल्दी से लिखिए किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बताइए किस सेक्शन में लिखा हुआ है।
और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजेंसी। एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की जरूरी नहीं होती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B agree that A shall pay B ₹500 for which B shall afterward deliver to A 1 quintal wheat और smuggled pistol. Decide. बताइए इसमें क्या होगा? The agreement, the whole agreement is void, the whole agreement is valid, the whole agreement is unlawful, the agreement to deliver wheat is valid, but the agreement is void as to the pistol. चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, कई लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। देखिए इसमें वन पार्ट लीगल है, वन पार्ट इलीगल है, तो विट डिलीवर करने के लिए वो वैलिड हो जाएगा और स्मगल्ड पिस्टल के लिए इलीगल हो जाएगा, मतलब वो वॉइड हो जाएगा। तो एग्रीमेंट करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द एग्रीमेंट टू डिलीवर विट इज वैलिड बट द एग्रीमेंट इज वॉइड एज टू द पिस्टल। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रैक्चुअल लायबिलिटी अराइजेज व्हेन, वेयर? कंट्रैक्चुअल लायबिलिटी कब अराइज होती है? देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली। दूसरा करेक्ट, देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। देयर इज लॉस टू वन पार्टी। द लॉस ऑफ वन पार्टी इज द गेन ऑफ अदर पार्टी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए। कंट्रैक्चुअल लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए टू इंटर इनटू लीगल ऑब्लिगेशन, टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सो करेक्ट आंसर इज बी। बस ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हो गया, ए बी सी ज्वाइंटली प्रोमिसेज टू पे डी ₹3000। डी में कंपेल, डी किसको कंपेल कर सकता है? तीनों ज्वाइंट प्रोमिसर हो गए, तीनों ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया है कि ₹3000 देंगे किसको? डी को। अब बताइए डी किसको कंपेल कर सकता है? आइदर ए और बी और सी टू पे हिम ₹3000। आइदर ए और बी, आइदर बी और सी, ऑल टू पे हिम ₹3000 सिमल्टेनियसली, एक साथ ही। देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वो या तो ए को, या तो बी को, या तो सी को, किसी को भी कंपेल कर सकता है उसकी रुपये पे करने के लिए, किसी को भी कंपेल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेलमेंट ऑफ गुड्स कैन बी मेड बाय इट्स ओनर ऑफ। देखिए बेलमेंट कब हो सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स, मूवेबल गुड्स ऑनली, इमूवेबल गुड्स ऑनली, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखिए इसका भी आंसर मैंने आप लोग को बताया हुआ है क्लियरली। ये सब याद रखते हैं कि बेलमेंट कैसे गुड्स का होता है। बहुत बढ़िया, किसका हो सकता है? बस मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, मूवेबल गुड्स। और कैसा ट्रांसफर होता है? ओनरशिप का या बस पोजीशन का? ऑनली पोजीशन का। और डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल दोनों ही हो सकती है। ये सब टर्म्स बेलमेंट से रिलेटेड याद होने चाहिए। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स ऑनली, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉरबियरेंस टू सू इज रिगार्डेड एज। देखिए फॉरबियरेंस टू सू को क्या रिगार्ड किया जाता है? क्या वो इनवैलिड कंसिडरेशन है, नो कंसिडरेशन है, वैलिड कंसिडरेशन है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है? देखिए ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है, वैलिड कंसिडरेशन, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल इज अ लीडिंग केस ऑन। इस केस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने लीडिंग केस के लिस्ट में ये शामिल है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। किसका? डैमेजेस का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एंटीसिपेटरी ब्रीच, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स, ऑल ऑफ दीज। देखिए डैमेजेस का लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें भी रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस जो होने चाहिए बहुत ज़्यादा रिमोट नहीं होने चाहिए और तभी क्लेम किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। नेक्स्ट हो गया, द पार्टीज टू द कंट्रैक्ट अलोन कैन इन्फोर्स द कंट्रैक्ट इन आइडेंटिफाई द रिलेवेंट डॉक्ट्रिन टू इट। देखिए कौन सा डॉक्ट्रिन ये कहता है कि पार्टीज टू द कंट्रैक्ट कैन ओनली इन्फोर्स द कंट्रैक्ट? बताइए। लीज पेंडेंस है, रेस्टिट्यूशन है, फ्रस्ट्रेशन है, प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट है। बहुत ही आसान है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट है। यही बोलता है कि ओनली पार्टीज टू द कंट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ द कंट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट है ये, डी हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे कुछ और MCQ क्वेश्चंस कंट्रैक्ट के भी और बाकी भी सब्जेक्ट्स के। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और गर्मी से बच कर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।